शंकर ने कहा कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है और ये जगत मिथ्या है। हीगल ने कहा कि ब्रह्म ही समझ लीजिए, जगत में मिथ्या नहीं है, विचारों के रूप में है। ये एग्जांपल मैं कई बार आपको देता हूं। कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपना देखते होंगे ना आजकल तो, ठीक है, इस उम्र में देखते हैं, ज्यादा हर उम्र में देखते हैं, नेचर चेंज हो जाती है। तो आपने सपने में मान लीजिए कुछ देखा कि आप खेल रहे हैं, 4-5 दोस्त आपके साथ हैं या कहीं पार्टी में बैठे हैं और वहां किसी रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सारा भोजन और पेय पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं, सब लोग मतलब चीयर्स कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, फिर उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको पीटा गया और उसके बाद सब लोगों ने कुछ कुछ खाने और पीने की वस्तुओं का सेवन किया सपने में। अब आपको यह बताना है कि आपके सपने में आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं। आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको सपने में लग रहा है कि वो रियल है एकदम, पर आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? वो तो आइडिया है, केवल चेतन है। और जो पी रहे थे वो भी चेतन है। और जो खा रहे थे समोसा हो या चिकन हो, जो भी आप खाते हैं, वो क्या है? तो आपने चेतन समोसा खाया बेसिकली, और चेतन कैंपा कोला पिया आपने बेसिकली। और आपके दोस्त जो कि जीते जागते मनुष्य हैं, वो सपने में चेतन थे आपके। और वो जो चेतन दोस्त है, दोस्त नंबर 1 और दोस्त नंबर 2, वो एक दूसरे के लिए क्या है? वो भी चेतन है, वो आपकी चेतना के हिस्से हैं, लेकिन लग रहे हैं भौतिक। सपने में आपको एकदम लग रहा है कि भौतिक है, सब है सारा चेतन। तो हीगल जो कहना चाह रहा है वो ये है कि समझ लो ऊपर वाला सपना देख रहा है और उस सपने में हम सब हैं। नेक्स्ट लेवल। और जितना आप नाच रहे हैं ना, उसकी चेतना में नाच रहे हैं, जैसे आपके सपने में दोस्त नाच रहे थे। हम सब क्या है, समझ गए? हो सकता है कि हम भगवान के सपने में आने वाले विचार मात्र हों। जैसे मेरे सपने में मेरे दोस्त आते हैं, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, पर उस समय वो चेतन है सिर्फ। पर सपने में जितने लोग हैं उनको लग रहा है कि भौतिक है, वो पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, और सुबह उठ के पता लगता सपना था, सब कुछ केवल कॉन्शियसनेस थी। ठीक ठाक संभावना है। और क्वांटम फिजिक्स का संकेत भी खतरनाक है कि देखने से प्रकाश चेंज हो रहा है, देखने से फोटॉन्स बन जाते हैं। और अगर ऐसा है तो भगवान के देखने से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर तो मैं केवल हिंट कर रहा हूं कि जो स्पिरिचुअलिज्म के लोग हैं, आइडियलिज्म के लोग हैं, इस तरह से इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे विचार से लोहा कैसे बनेगा? कहेंगे सपना देख लो, सपने में लोहा ले आओ। जो सपने में लोहा है विचार ही तो है। और आप रट रहे थे पूरी एलिमेंट्स की लिस्ट, 118 एलिमेंट्स रटे हुए थे आपने, सबके आइसोटॉप्स रट लिए थे, किसके प्रोटॉन्स का नंबर क्या वो भी रटा हुआ था, पता लगा उससे विचार निकले फाइनली। तो फिलोसफी में एक पक्ष ये भी होता है। कुछ लोगों का माथा हो गया खराब, उनका इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। उन्होंने एक विचार दिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म या तटस्थवाद। इसमें आप फिलहाल एक व्यक्ति के नाम याद रखिए, स्पिनोजा। हालांकि विलियम जेम्स, बर्टन रसेल, ये सब लोग भी, भारत में इस विचार का समर्थन नहीं हुआ है, इसलिए आपको इंडियन फिलोसफर इसमें नजर नहीं आएगा। स्पिनोजा हैं जो 18वीं सेंचुरी के आसपास के व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और बर्टन रसेल और विलियम जेम्स ये 20वीं सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं। जेम्स अमेरिका में, रसेल इंग्लैंड में थे। स्पिनोजा का पक्ष समझिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वो कह रहे कि देखो जो परम तत्व है, भगवान है ना, उसमें अनंत गुण हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक अच्छी सी कल्पना करते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, और मैंने कई मूर्खों को कहते सुना कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। ये मूर्खता का लक्षण है। मतलब अगर भगवान का दावा करते हैं तो भी मूर्खता का लक्षण है, उसके नहीं होने का दावा करते तो भी वैसा लक्षण है। कहने का तर्क दे रहे हैं भगवान दिखता नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। अरे भगवान अगर होगा और मजे लेना चाहिए आपके, तो ऐसा कर सकता है कि आपको ऐसा बनाए कि 5 इंद्रियां दे, और छठी इंद्रिय जिससे वो ज्ञात होता है वो ना दे आपको, और आप ऐसे घूम रहे हैं कि भगवान नहीं, भगवान नहीं। कल्पना कीजिए, एक शहर के बारे में सुना मैंने, जब बचपन में कहानियां सुनता था, आपने भी सुनी होगी, कि एक देखने वाला आदमी अंधों के शहर में चला गया है। आपने सुनी है कहानी? हमारे स्कूल में थी ये कहानी, मुझे इसका कहानी का नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी है, उसकी आंखें ठीक आदमी है, एकदम स्वस्थ आदमी है, गलती से एक जगह चला गया जहां
कोई नहीं देख सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई पेंडेमिक हुई होगी, वहां एपिडेमिक हुई होगी, उसके बाद से कोई देख ही नहीं सकता है। और एज्यूम कीजिए कि 10,000 साल से उस परंपरा में किसी ने देखा ही नहीं, तो वो लोग ये भूल भी गए कि कोई देखता था हमारे यहाँ। उनको देखना पता ही नहीं क्या होता है, और ये आदमी चला गया। अच्छा, वो देख नहीं पा रहे तो उनकी बाकी इंद्रियां ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, तो उससे सारा काम चला लेते हैं। भाई कितने जीव हैं जो नहीं देख पाते हैं, 3 इंद्रियों वाले जीव, 2 इंद्रियों वाले जीव काम चलाते हैं वो भी अपना, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम देख पाते हैं। तो 5 इंद्रियों वाले जीव कौन है? मनुष्य है, ऐसे गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब तुलना मत कीजिए, लेकिन हाँ, हम कुछ ही जीव हैं जो 5 इंद्रियों वाले हैं, हम उस कैटेगरी में सबसे समझदार जीव माने जाते हैं, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसी सभ्यता में गए जहां कोई देख नहीं सकता। अब वो आदमी गया, मैंने कहानी स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल मतलब सिलेबस में थी हमारे। अब वो आदमी वहां गया, कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया कि कोई विदेशी आ गया है। उसने पूछा, आप लोग देख नहीं पाते? वो आपस में क्या बात करें कि ये कुछ ऊल जरूर बोलता है। क्या देख नहीं पाते? ये क्या होता है? अरेस्ट करो, उसको लेके चलो। पुलिस के पास रही, कंप्लेंट क्या लिखवाएगी कि ऊल जरूर तरीके से बातें करता है, कहते हैं देख नहीं पाते, मीनिंगलेस बातें बोलता है। वो पुलिस वाले से सच से कह रहे, भैया मैं सच में देख पाता हूँ, आप भी नहीं देख पाते? पुलिस वाला कह रहा, गवाह मैं ही हूं कि ये ऊल जरूर बात करते, मेरे सामने भी कर रहा था। अरेस्ट हो गया, केस चला, जजेस की बेंच बैठी थी, वहां जज ने पूछा भी क्या बात है, वकील ने पूछा क्या बात है, उसने कहा, अरे सर मैं देख सकता हूँ, आपको पता नहीं है देखना क्या होता है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने, मैं आपको देख पा रहा हूँ। जज आपस में बात कर रही है, सही आरोप है हमारे सामने भी अपराध कर रहा है। तो फिर फैसला हुआ कि ये आदमी गलत बातें बोलता है, भड़काता है सब लोगों को, कुछ ऐसी शक्तियों की बात करता है जो सुपरनेचुरल हैं, जो किसी मनुष्य के पास नहीं होती हैं। ये ओझा किस्म का आदमी लग रहा है, तांत्रिक किस्म का आदमी लग रहा है, और ये समाज को परेशान कर रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो 10 साल की कैद दे दी उसको। लो भाई, अब वो परेशान है कि यार मैं तो सच बोल रहा हूं कि मैं देख पा रहा हूं। तो इसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाइए, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं ना। नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि ईश्वर को जानने का तरीका हो कोई 6ठी या 7वीं इंद्रिय जो ईश्वर ने हमें दी नहीं, और हमारे आसपास बैठ के मजे ले रहा हो हमारे। जैसे कोई व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा, वो बेचारा ऐसे अनुमान कर रहा है, और कोई उसको परेशान कर रहा है तो उसके पीछे पीछे घूम रहा है, वो ऐसे ट्राई कर रहा, नहीं पकड़ पा रहा उसको, या तो पीछे पीछे घूम रहा है। ये भी तो हो सकता है ईश्वर हमारे पीछे पीछे मजे ले रहा हो हमारे, क्योंकि उसने हमें वो शक्ति दी ही नहीं जिससे हम उसको जान सके। बाकी शक्तियां थी कि लोग मजे लो आपस में, लेकिन मुझे नहीं जान सकते भाई, अपने आप को जानने लायक नहीं दूंगा, बाकी तुम सब जानो, ऐश करो। और इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्यों जरूरी नजर आना भाई? बिना नजर आए भी तो हो सकता है, ऐसी 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। इसलिए स्पिनोजा की बात समझिए तो एज्यूम कीजिए कि ईश्वर है जिसके पास हजारों लाखों असंख्य गुण हैं, और उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मनुष्य और बाकी प्राणी मेरे 2 ही गुण देख पाएंगे, और उनमें से एक गुण का नाम होगा मैटर, एक गुण का नाम होगा कॉन्शियसनेस। बाकी मेरे गुण जानने की शक्ति मैं इनको दूंगा नहीं मूर्खों को। और आप इन 2 को पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं कि जड़ है कि चेतन है, चेतन है कि जड़ है, और ईश्वर मजे ले रहा है कि 500 और हैं, वो तो बताया नहीं मैंने तुम्हें अभी, वो तो बताया ही नहीं। इसलिए स्पिनोजा कह रहा है कि अंतिम तत्व जो है वो न्यूट्रल है, वो ना जड़ है ना चेतन है। हमारी लिमिटेशन है कि हम उस न्यूट्रल की केवल 2 पावर्स को देख पा रहे हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस को। इससे अंतिम सत्य मैटीरियल या कॉन्शियस हो जाए ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कंपल्शन नहीं है। अब कितना गहरा दर्शन है। स्पिनोजा बहुत गहरे दार्शनिक है, बहुत ही गहरा दार्शनिक है। और स्पिनोजा दुनिया के उन लोगों में है जो नियतिवाद को मानते हैं, डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, वो वहां से डिसाइडेड है। और उससे लोगों ने कहा कि इससे तो दुनिया चलेगी नहीं, बोले ना चले, सच तो सच ही रहेगा। अब दुनिया चलाने के लिए झूठ बोल दूंगे थोड़ा ना होगा, सच में ऐसा है। एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड, प्रीडिटरमाइंड। आप में से जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, हाँ, गर्दन भी आप नहीं हिला रहे हैं, ये भी ऊपर से हिलाई जा रही है। हम सब कठपुतली हैं, तार किसी और के हाथ में, वो तार हिलाता है और सामने के लोग समझ रहे हैं कि आप हिल रहे हैं। कुछ नहीं, ये हाथ भी ऐसे नहीं हिल रहा है, तार से हिल रहा है। डिटर्मिनिज्म जो परफेक्ट डिटर्मिनिज्म होता है
बहुत कम लोगों ने माना, जिनमें से एक व्यक्ति स्पिनोजा है। कभी इनका जिक्र होगा तो इसको पढ़ेंगे। अंतिम वही है ड्यूअलिज्म। ये वो लोग जो बोलते हैं नहीं भाई हम तो दोनों को मान लेते हैं, बात खत्म करो, मैटर भी है कॉन्शियसनेस भी है। जैसे सांख्य दर्शन मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा रामानुज, पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु भी लगभग ड्यूअलिज्म को मान लेते हैं, और डेकार्ट मैंने बताया था ना भी आपको, जो फंस गया था बेचारा, अंत में वो भी नहीं मानता, कहानी बनाता है, ईश्वर को ले आता है, लेकिन जब तक ईश्वर ना आए तब तक वो ड्यूअलिस्ट रहता है। अब जो पूरी बात हुई, अगर मैं इसको एक डायग्राम में समअप करने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाए हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। इस सब को पढ़ने के बाद जीवन का उत्साह कम मत कर लीजिएगा, शाम को पार्टी होनी चाहिए जैसी होती है वैसे। अब इस बात पे पार्टी देना कि किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसी बात पे इसी बात पे एक समोसा खा लो, क्या दिक्कत है। समोसा मैं कह रहा हूं, आप जो भी खाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या आपका शौक है। इन दोनों चीजों को एक बार मिला के देखते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, मैंने कहा था कि संख्या के हिसाब से 3 विचार हैं। पहला क्या है, लिखने के बाद बोला तो क्या बोला, पहला क्या है, मोनिज्म है। मोनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक बात बोल देंगे, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अंतिम जो सत्य है या सत्ता है एक है, बस। ठीक, एक बात से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूअलिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैतवाद। तीसरा क्या हो जाएगा, प्लुरलिज्म। इसको आप अनेकवाद कह लीजिए, आसान शब्द रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुलवाद कहते हैं, कुछ बहुतत्ववाद कहते हैं। बहु मतलब छोटी मात्रा वाला बहु नहीं, पर ये जो बहु है छोटे वाला हु है, मतलब वैरायटी के सेंस में। तो 3 रास्ते हैं, अंतिम सत्ता एक है, 2 है, बहुत सारी हैं, कितना सिंपल है। ठीक है, अब जो मानता है कि एक है उसके पास क्या रास्ता है, या तो मान ले मेटीरियल है, या वो आइडियलिस्ट हो जाएगा। आइडियलिज्म का मतलब क्या होगा, चेतना है। या वो मान लेगा कि न्यूट्रल है। क्या मैं आपको 3 शब्द समझा पाऊंगा, बताइए। पहला, कुछ लोग हैं जो मेटीरियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं, अंतिम सत्ता एक है और भौतिक है। कुछ आइडियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर चेतन है। कुछ कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर न्यूट्रल है, न्यूट्रलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं। इन्हीं शब्दों को लेकर लोग दर्शन में ना अजीब तांडव मचाए रखते हैं कि आई एम ए न्यूट्रलिस्ट मोनिस्ट, आई एम ए प्लुरलिस्टिक, ऐसे बोलो, तबाह कर देते हैं लोगों को। डरना नहीं है, ये सारे शब्द बड़े आसान होते हैं, बस एक बार समझ लेना है, मीनिंग समझ में आएगा, समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है। जो मेटीरियलिस्टिक मोनिस्ट है कि अंतिम सत्ता एक है, भौतिक है, जैसे थेल्स या थेलीज, क्या कहा था इसने, अंतिम सत्ता क्या है, पानी, पानी ही अंतिम सत्ता है, यानी अंतिम सत्ता एक है किंतु भौतिक है। जो कहे अंतिम सत्ता एक है किंतु चेतन है, शंकराचार्य को ले आइए, ब्रह्म या हीगल एब्सोल्यूट आइडिया बोलता है, एक है, चेतन है। एक है, न्यूट्रल है, स्पिनोजा। जब मैं फिलोसफी पढ़ाता था 10 साल पहले, तो स्पिनोजा याद करवाने के बोलता था कि एक बॉलर था क्रिकेट में, उससे बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, तो उसने बॉल से कहा प्लीज स्पिन हो जा। तो फिर बच्चों को याद रहता था, हाँ स्पिनोजा स्पिनोजा स्पिनोजा, ऐसे ही याद करते थे कि कौन दार्शनिक है, स्पिनोजा। तो मैं जब भी इसका नाम बोलता मुझे वही सीन याद आया था, स्पिनोजा। कुछ कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद में सिंपल है, द्वैतवाद जो ही मानेगा कि मैटर भी है, कॉन्शियसनेस भी, बात खत्म। जैसे सांख्य हो गया, और पश्चिम में देखें प्लेटो और अरस्तु को, आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब प्लुरलिज्म मानने वाले क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी सत्ताएं हैं। इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक, बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी मटेरियल हैं, तो प्लुरलिस्टिक मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक प्लुरलिज्म कह देंगे। बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी कॉन्शियस हैं, बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी न्यूट्रल हैं, बहुत सारी सत्ताएं हैं और उनमें से कुछ मैटर हैं, कुछ कॉन्शियस हैं। 4 ऑप्शंस बनते हैं। जो आदमी कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी की सारी मटेरियल हैं, इनमें चार्वाक को रख लीजिए। चार्वाक आपको बहुत पसंद है ना, तो मैंने उसको रख दिया यहां पर। वो क्या कह रहे, 4 महाभूत हैं, 4 मान लिए, इसका मतलब प्लुरलिस्ट है, लेकिन मैटर की बात करता है सिर्फ। जो कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु चेतन है, उसे क्या बोलेंगे, प्लुरलिस्टिक आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। एक नया नाम है लाइबनिज। ये वो व्यक्ति जिसने कैलकुलस का आविष्कार किया था, गणित में बहुत भारी दार्शनिक था। ये मानता है कि दुनिया चेतन परमाणुओं से बनी है, असंख्य परमाणु है तो चेतन परमाणु है, सो मोनेड बोलते हैं। न्यूट्रल है किंतु बहुत सारी सत्ताएं हैं, जैसे विलियम जेम्स या बर्टन रसेल, जिनका जिक्र मैंने किया थोड़ी देर पहले।
मतलब स्पिनोजा तो एक मानता है ना, तो उसको हमने वहां रखा एक में। ये मानते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन वो मतलब उनको हम जड़ और चेतन नहीं कह सकते। और कुछ लोग मानते हैं कि देखो भाई सत्ताएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ जड़ हैं कुछ चेतन हैं, और हम इनको मिक्स नहीं कर सकते। ये भारत के लगभग सब दार्शनिक इस धारा पर चलते हैं, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो, ये सब इसको मानते हैं। सांख्य छोड़ दीजिए, योग छोड़ दीजिए, वेदांत छोड़ दीजिए, क्योंकि सांख्य और योग द्वैतवाद में आएंगे, वेदांत यहां आ जाएगा। इनको छोड़ के बाकी सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं और उनमें से कुछ जड़ हैं कुछ चेतन हैं। पश्चिम में देखना हो तो ये विचार बहुत लोग होंगे, जैसे मेरे ख्याल से एम्पेडोक्लिस जैसे कुछ लोग इसमें शायद किसी तरह से हम सेट कर पाएंगे, लेकिन ये विचार भारत में ज्यादा मिलता है, पश्चिम में कम मिलता है, भारत में ज्यादा है। एक कविता है, जब मैं साहित्य पढ़ाता हूँ बच्चे इस मुद्रा में आ जाते हैं जब थोड़ी देर के बाद। कैलाश वाजपेयी कवि हुए, उनकी कविता का भाव ये है, न हमारी आंखें हैं आत्मरत, न हमारे होठों पे शोक गीत, जितना कुछ ऊबना था ऊब लिए, हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे बड़े प्रिय कवि, उनकी कविता, उसमें एक कवि ना कविता लिखना चाह रहा है। कविता लिखना चाहने से नहीं आती कविता, कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिवाइन रिविलेशन होता है, आमद बोलते हैं कि आमद आएगी ऊपर से तो कविता लिखी जाएगी, अब चाह के नहीं लिख सकते। तो एक कवि है कसम खा के बैठे कि लिख के ही मानूंगा, और कविता की कॉपी बनाई है। कविता सोचिए, कोई नाम कविता की कॉपी बना के लिख के बैठे कि 8 बजे आज कविता का उत्पादन करना ही करना है। सोचता रहा पर कुछ सूझा ही नहीं, और उस कविता इसी पे कविता लिखी है, कविता लिखने पे कविता लिखी। इसका भाव है, लिपटा रजाई में, सर्दी आजकल जैसी, लिपटा रजाई में, ठंडक से अकड़ी उंगलियों में कलम पकड़, मोटे तकिए पर रख कविता की कापी, मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। तो आखिरी 2 लाइन आपके लिए हैं, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। और दार्शनिक ऐसा ही व्यक्ति होता है, हम जैसे हम लोग, हमें क्या मतलब इन सब बातों से, मस्त लोग हैं हम तो। वही होता है कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी हुई बाकी, हम तो उस तरह के लोग हैं ना, कहाँ इन सब चीजों में मजा आता है। लेकिन जो दार्शनिक होता है ना, बेचैन रहता है, कबीरदास की तरह, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये जो बेचैनी है ना, जिनमें होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, बहुत बेचैन रहते हैं कि ये कैसे सब चीजें बनी, तब फिर ये सब विचार उनके मन में आते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आप लोग मोटे तौर पर सब बातें समझ गए होंगे, और बहुत दर्दनाक अनुभव आपका आज का नहीं रहा होगा।